मित्रों, काफी समय हो गया और मैंने आपसे किसी विषय में कोई बात नहीं की। आज मैंने सोचा कि आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेके बात की जाए कि मेरा रिसर्च पेपर अस्वीकृत क्यों हुआ। हम सब लोग शोध करता है, शोध करते हैं और शोध करने के बाद एक शोध पत्र तैयार करते हैं, एक आलेख तैयार करते हैं और उसको छपने के लिए जर्नल्स में भेजते हैं। उससे ये कि हमारी जो रिसर्च है उसका प्रचार प्रसार भी हो। और यदि हम पीएचडी स्टूडेंट हो तो अ, कहीं पर नौकरी में अप्लाई करने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के लिए हमको दिखाना पड़ता है कि हमने इतने पेपर छापे। और अगर हम पहले से ही नौकरी में, तो प्रमोशन के समय, उन्नति प्रोन्नति के समय हमको दिखाना पड़ता है कि हमने अपने अध्यापन काल में इतने पेपर्स लिखे, ऐसी कुछ शोध की, किन विषयों पे की और क्या किया। तो मैंने इस विषय पे थोड़ा सोचा। अ, मैं एक शोधकर्ता के रूप में अपने पेपर भेजता था, मेरे पेपर्स अस्वीकार भी हुए। उसके बाद मुझे बहुत सारे जर्नल्स में रिव्यूअर का काम भी मिला, तो मैंने पेपर्स को रिव्यू भी किया। और अ, मैं कुछ जर्नल्स में एडिटिंग बोर्ड के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ। अभी एक जर्नल में चीफ एसोसिएट एडिटर भी हूँ। तो मैं समझता हूँ कि एक रिसर्च स्कॉलर के पर्सपेक्टिव से, रिव्यूअर के पर्सपेक्टिव से और एक एडिटर के पर्सपेक्टिव से वो कौन सी आवश्यकताएं हैं जो आपके शोध पत्र को पूरी करनी चाहिए ताकि वो प्रकाशित किया जा सके। तो इस संबंध में मैंने एक प्रस्तुतिकरण तैयार किया है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और वो इस प्रकार से है। अ, इसका टाइटल है कि मेरा रिसर्च आलेख अस्वीकार क्यों हो गया। तो देखिए, जब हम, जैसे मैंने अभी कहा, एकेडमिक जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं अच्छी संस्थाओं में, विश्वविद्यालयों में, तो हमको दिखाना पड़ता है कि हमने कुछ पेपर्स पब्लिश किए और वो पेपर्स अच्छे जर्नल्स में होने चाहिए। ऐसा नहीं किसी भी जर्नल में पेपर छाप लिया। अच्छे जर्नल्स में पेपर होने चाहिए। और जो एक्सपर्ट्स बैठते हैं वो इस बात को भी देखते हैं कि आपके पेपर्स किस प्रकार के जर्नल्स में छपे हैं। अ, अच्छे, जो बहुत अच्छे संस्थान हैं, जैसे आईआईटीज हैं, आईएम्स हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें बहुत सारी जगह एक ऐसा नॉर्म है, ऐसा नियम बना हुआ है, अलिखित है, कि स्कोपस इंडेक्स जर्नल, जो जर्नल्स स्कोपस में इंडेक्स होते हैं, ऐसे दो जर्नल्स में, या आपके दो शोध आलेख ऐसे जर्नल्स में छपे हुए होने चाहिए। हालांकि अगर आप किसी कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, डिग्री कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, या राज्य स्तर की यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ इस प्रकार की बाध्यता नहीं है। और अन्य जर्नल्स में प्रकाशित लेखों को भी वहाँ पर कंसिडर किया जाता है। तो ऐसा नहीं होता है कि आपने एक पेपर लिखा और उसको छपने के लिए भेजा और तुरंत वो छप भी गया। पेपर्स काफ़ी बड़ी तादाद में, काफ़ी बड़े प्रतिशत में अस्वीकार होते हैं। इतने जर्नल्स भी नहीं हैं, और अच्छे जर्नल्स में आप भेजेंगे तो अस्वीकार भी होंगे, अ, संशोधन के लिए भी भेजे जाएंगे। तो पहली बात तो ये कि अगर आपका पेपर अस्वीकार होता है तो अपने आप से ये पूछिए कि क्या आपने कोई अच्छा शोध अध्ययन किया है। आपने कोई गुड रिसर्च की है क्या? आपकी वो रिसर्च, आपका वो शोध जिसके आधार पर आप कोई शोध आलेख लिख रहे हैं, वो एक अच्छी रिसर्च की श्रेणी में आता है। एक अच्छा पेपर तभी लिखा जा सकता है जब आपने कोई अच्छी रिसर्च की हो। एक
विषय विशेष पर लंबे समय तक अच्छे से विचार करके, अच्छी मेथोडोलॉजी लेके, अच्छी अच्छे प्रणाली विज्ञान को लेके, अच्छे आंकड़े एकत्रित करके, विश्लेषण करके, अच्छी भाषा में अगर आप एक शोध आलेख लिखते हैं तो उसके छपने की संभावना अधिक होती है, स्पष्ट है ये। और अगर आपकी वो शोध जिसके आधार पर आप एक आलेख लिख रहे हैं वो स्वयं में एक कमजोर शोध है, तो इस स्वाभाविक है कि आपका पेपर नहीं छपेगा। तो बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे शोधकर्ता इन कॉन्फ्रेंसेस को भी अटेंड करते हैं कि एक अच्छा पेपर कैसे लिखा जाए। मैं आपसे कहता हूँ कि अच्छा पेपर तो आप लिख लोगे, पर उससे पहले अच्छी शोध में कुछ समय तो बिताओ, अच्छी शोध तो करो। जब आप अच्छी शोध कर लोगे तो अच्छा पेपर भी लिख लोगे। अब ये जो शोध पत्र और शोध आलेख में मैं एक अंतर करता हूँ, रिसर्च पेपर और रिसर्च आर्टिकल। रिसर्च पेपर ज़्यादातर यंग रिसर्च स्कॉलर्स द्वारा लिखे जाते हैं और अपने कार्य के आधार पर वो कॉन्फ्रेंसेज में, सेमिनार, वर्कशॉप में प्रेजेंट करते हैं। फिर कुछ सुझाव मिलते हैं, सुझाव के आधार पर उनमें कुछ सुधार किया जाता है और उसके बाद वो प्रकाशन के लिए किसी अच्छे जर्नल में भेजे जाते हैं। जब वो जर्नल्स में भेजे जाते हैं शोध पत्र में सुझावों के आधार पर सुधार के बाद, तब हम उनको कहते हैं कि वो आलेख है, उनको हम रिसर्च आर्टिकल कह सकते हैं। तो रिसर्च पेपर और रिसर्च आर्टिकल। अब ये जो अस्वीकृति है ये जर्नल्स में तीन स्तरों पर होती है। पहली तो संपादकीय स्तर पर, दूसरी तकनीकी स्तर पर, और तीसरी उसके संरचनाएं या संगठन के स्तर पर। पहला लेवल जो है रिजेक्शन का पहला स्तर, अस्वीकृति का पहला स्तर ये है कि और आप अगली बार जब पेपर लिखें तो इन चीज़ों पर ध्यान दें कि उसका जो टाइटल है, शीर्षक है, वो ठीक ठीक से बताता हो कि इस पेपर में क्या है। अगर वो मिसलीडिंग है और पेपर आपका कुछ और कहता है, शीर्षक कुछ और है, तो स्पष्ट है कि एडिटर के लेवल पे ही वो पेपर रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरे वो कि हर एक जर्नल्स की एक ऑडियंस होती है, एक रीडरशिप होती है। और अगर एडिटर को लगता है, संपादक को ऐसा लगता है कि आपका पेपर उस रीडरशिप के लिए कोई आकर्षक बिंदु रिसर्च की प्रस्तुत नहीं करता है, तो वो उसको नहीं छापेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपका रिसर्च आर्टिकल बेकार है। अ, हो सकता है जिस जर्नल में आपने भेजा था उससे भी अच्छे जर्नल में वो छप जाए। अ, यदि उस जर्नल को लगता होगा कि जो उसकी रीडरशिप है उसके लिए वो एक आकर्षक विषय है और शोध में कुछ महत्वपूर्ण योगदान करता है। अगर आप जो फाइंडिंग्स पहले से होती आई हैं या आपका ऐसा विषय है जिस पे बहुत काम हो चुका है और बहुत बार पेपर छप चुके हैं उस जर्नल में और दूसरे जर्नल्स में, और कुछ नया नहीं है, तो वो एडिटर के लेवल पे ही अस्वीकार कर दिया जाता है। कई बार ये भी होता है कि वो ऑथर किसी वजह से, अतीत में ही हुई कुछ बातों की वजह से उनकी विश्वसनीयता नहीं है, और कुछ संस्थाएं भी ऐसी हैं, शोध संस्थाएं, जिनकी विश्वसनीयता कम होती है या अधिक होती है। तो अगर आपके संस्थान की विश्वसनीयता कम है या आपकी विश्वसनीयता कम है, तो भी आपका रिसर्च आर्टिकल अस्वीकार किया जा सकता है। भाई संस्थान का तो प्रभाव पड़ेगा ही। एक पेपर आप उत्तर प्रदेश के किसी दूर दराज के कहीं ग्रामीण अंचल के पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज या ग्रेजुएट कॉलेज से छपने भेजें और आप इंटरनेशनल जर्नल में छपने भेजें। एक पेपर मिशिगन यूनिवर्सिटी से छप के आए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से छपने आए,
तो स्पष्ट है कि संपादक जो मिशिगन या ऑक्सफोर्ड का पेपर है उसको वरीयता देंगे और आपके पेपर को अस्वीकार कर सकते हैं, तो उसका प्रभाव भी पड़ता ही है। जर्नल्स में करीब ऐसे निश्चित रूप से कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन मेरा अनुमान है, या जैसा मेरे सूत्रों से मुझे पता है कि जो बहुत अच्छे जर्नल्स होते हैं उसमें रिजेक्शन रेट 80% तक होता है। इसका मतलब ये है कि अगर 100 आर्टिकल छपने के लिए आए तो उनमें से केवल 20% ही स्वीकार किए जाते हैं और 80% के करीब अस्वीकार कर दिए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अच्छे जर्नल्स की स्थिति ऐसी है। लेकिन ऐसे भी जर्नल्स हैं जो राष्ट्रीय स्तर के हैं, जो नेटिव लैंग्वेजेज में है, वर्नाकुलर्स में है, और उनमें बहुत ज़्यादा आर्टिकल छपने के लिए नहीं आते, तो उनमें अस्वीकृति की दर करीब 30%, वहाँ भी अस्वीकार होते हैं। मैंने खुद कुछ हिंदी जर्नल्स के लिए भी पेपर अस्वीकार किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप हिंदी में कुछ लिख रहे हैं तो और हिंदी जर्नल्स को भेज रहे हैं तो वो निश्चित रूप से स्वीकार हो जाएगा, वहाँ भी वो अस्वीकृत हो सकता है। कई बार एब्स्ट्रैक्ट जो सारांश है, जो एब्स्ट्रैक्ट है, उसको पढ़ने से ही पता लग जाता है कि इसमें जो इसके उद्देश्य हैं, इसके जो शोध प्रश्न हैं, और जो इसकी मेथोडोलॉजी है, जो इसकी प्रणालियां हैं, विधियां हैं, वो स्पष्ट नहीं है, या तर्कसंगत नहीं है, या उनमें किसी प्रकार की इनकंसिस्टेंसी है, असहमति है। तो ऐसे आलेख भी नहीं छापे जा सकते। और ये अलग बात है कि कुछ ऐसे जर्नल्स भी हैं जहाँ की आप पैसा दे के अपना आलेख छपा सकते हैं, लेकिन ऐसे जर्नल्स को प्रायः उतना महत्व नहीं दिया जाता। बल्कि अच्छे एकेडमिक जगत में तो अगर किसी के बारे में ये कह दिया जाए कि वो पेड जर्नल्स में छपाता है, या उस ठीक है उसने 20 आर्टिकल छाप रखे, लेकिन ज़्यादातर आर्टिकल्स उसके पेड जर्नल्स में हैं, तो ये एक बुरी बात मानी जाती है। ये एक प्रकार की एकेडमिक्स के क्षेत्र में एक प्रकार की गाली बन जाती है कि आपने पेड जर्नल में छापा। दूसरे स्तर पर जो अस्वीकृति होती है उसको हम कहते हैं टेक्निकल रिव्यू। एडिटर को आपका टाइटल अच्छा लगा, आपकी मेथोडोलॉजी अच्छी लगी, और आपके जो इन्फेरेंसेज हैं, परिणाम हैं, अच्छे लगे, आकर्षक लगे, प्रथम दृष्टि में आकर्षक लगे, तो फिर वो उनको कुछ एकेडमिशियंस के पास भेजते हैं। उनकी एक लिस्ट उनके पास होती है, अच्छे समीक्षक कौन है, अच्छे एकेडमिशियंस कौन है, उनके पास राय लेने के लिए भेजते हैं। और अ, उस स्तर पर, रिव्यूअर्स के स्तर पर, समीक्षकों के स्तर पर भी पेपर अस्वीकृत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उद्देश्यों और जो उसकी रूपरेखा है, अ, जो उसकी प्रणाली है, जो उसके परिणाम हैं, उनमें अगर इनकन्सिस्टेंसीज हैं, उदाहरण के तौर पे आप कह रहे हैं कि हम इसमें मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस यूज कर रहे हैं डेटा को एनालाइज करने के लिए, लेकिन आपके जो वेरिएबल्स हैं उनका मापन इस प्रकार से नहीं हुआ है कि वहाँ पर मल्टीपल रिग्रेशन लागू हो। मान लो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो क्वालिटेटिव है, और फिर भी आप मल्टीपल रिग्रेशन लगा रहे हैं, तो ऐसा एकेडमिशियन जो रिव्यूअर्स हैं उनको लग सकता है कि ये पेपर छापने लायक नहीं है। या आपने कहा कि हम काई स्क्वायर टेक्निक लगा रहे हैं, लेकिन बहुत सारी जिसको हम कहते हैं सेल फ्रीक्वेंसीज, आपकी ऑब्जर्व्ड सेल फ्रीक्वेंसीज आपकी बहुत कम है, इतनी कम है कि बहुत सारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आपकी एक से भी कम आ रही हैं, तो वो पेपर छपने लायक नहीं होगा। या आपके इन्फ्रेंसेस कुछ और हैं, यानी कि जो आप परिणाम दे रहे हैं वो कुछ और हैं, और जो आपका सांख्यिकीय विश्लेषण बता रहा है वो कुछ और है। या जो आप मेथोडोलॉजी प्रयोग में ला रहे हैं वो उन ऑब्जेक्टिव्स या उन शोध प्रश्नों के साथ मैच नहीं करते।
तो पेपर रिजेक्ट हो सकता है। इसके अलावा रिव्यू ऑफ लिटरेचर का भी बहुत बड़ा हाथ है पेपर के स्वीकार होने में या ना होने में। अ, मेरे एक स्टूडेंट ने अपना पेपर छपने भेजा अच्छे अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में, और एडिटर ने उसकी प्रशंसा भी की और उन्होंने कहा कि हम इसको छापना चाहेंगे। लेकिन आप हमें ये बताइए कि आपने जो लिटरेचर रिव्यू किया है उस लिटरेचर का चयन कैसे किया था? कैसे आपने ये तय किया कि इस विषय पर रिव्यू करने के लिए हम इन इन ग्रंथों, इन इन आर्टिकल्स, आलेखों, रिपोर्ट्स और किताबों आदि का प्रयोग करेंगे? अ, हो सकता है कि आपकी समीक्षा पक्षपातपूर्ण हो, तो वो रिव्यू फिर साइंटिफिक दृष्टिकोण से उतना अच्छा नहीं होगा। तो उसने कहा कि आप हमको बताइए कि आपने रिव्यू कैसे किया। और जब उसने वो लेख लिखा था तब वास्तव में उसने सिस्टमेटिक रिव्यू नहीं किया था, और इसलिए वो उस पेपर को रिवाइज नहीं कर पाया और वो पेपर नहीं छपा। या फिर मैथोडोलॉजी अप्रोप्रिएट ना हो। आपके पेपर में जो आपने मैथोडोलॉजी लगाई है, जो आपने प्रणाली विज्ञान अ, इस्तेमाल किया है, वो उचित ना हो, या आपका सैंपल छोटा हो। अगर आप यदि मैं अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में एक पेपर भेजना चाहता हूँ क्वांटिटेटिव, और उसमें मैंने आंकड़े अपने मोहल्ले और आसपास के क्षेत्रों से एकत्रित किए हैं, और मैं चाहता हूँ कि मेरा पेपर यूरोप और अमेरिका के जर्नल्स में छपे, तो ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, अगर आपका पेपर चाहे वो सेकेंडरी डेटा पे आधारित हो, अगर आपने एनएफएचएस का डेटा इस्तेमाल किया, एनएसएस का डेटा इस्तेमाल किया, ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे का डेटा इस्तेमाल किया, जो नेशनल लेवल का डेटा हो, एसआरएस का डेटा इस्तेमाल किया, या आपने मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाके कुछ ओरिजिनल नेशनल लेवल का, स्टेट लेवल का, रीजनल लेवल का डेटा इस्तेमाल किया, तो आपके रिसर्च आर्टिकल के छपने के आसार ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा भी देखने में आता है, हमको देखने में आता है कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस गलत है। हम सब जानते हैं कि पी वैल्यू, जब हम कोई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इन्फरेंस स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस प्रयोग करते हैं, तो पी वैल्यूज जो हैं वो दे आर प्रोबेबिलिटीज, तो वो 0 और 1 के बीच में होती है। नेगेटिव भी नहीं हो सकती और 0 और 1 के बीच होती है। प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। लेकिन अगर मुझे किसी पेपर में ऐसा दिखाई देता है कि पी वैल्यू उसकी 1 से ज़्यादा है या 0 से कम है, तो मैं उसको रिजेक्ट कर सकता हूँ। मैं समझ जाऊंगा कि ये एक गंभीर रूप से किया गया शोध कार्य नहीं है, और जो शोध करता है उसको शोध की अच्छी समझ नहीं है। इसके अलावा कई बार जो ऐसे डॉक्यूमेंट्स जर्नल्स मांगते हैं, जैसे इथिकल बोर्ड का रिव्यू, ये एक नई चीज़ है, पहले ऐसा नहीं होता था। लेकिन अभी आपसे आशा की जाती है कि यदि आप ह्यूमन सब्जेक्ट्स पे, इंसान पे काम कर रहे हैं, तो आपका जो रिसर्च प्रपोजल है, आपके शोध की जो प्रस्तावना है, वो आपके विद्यालय या किसी और मान्य बोर्ड, एथिकल रिव्यू बोर्ड के द्वारा अनुमोदित हो। उन्होंने ये अच्छी तरह से देख लिया हो कि आपने जो शोध की है उसके परिणाम स्वरूप किसी मनुष्य को कोई हानि नहीं हुई है, और मनुष्यों की स्वीकृति लेकर ही आपने आंकड़े एकत्रित किए हैं। जोर जबरदस्ती से आपने आंकड़े एकत्रित नहीं किए। इन्फॉर्म्ड कंसेंट, उनको बताते हुए कि ये कैसी रिसर्च है, इसका क्या उद्देश्य है, किस तरह के आप आंकड़े इकट्ठे करने वाले हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछने वाले हैं। और जब आपका उत्तरदाता लिखित सहमति, या कई बार मौखिक सहमति भी चलती है, तो जब आप उसको टेप रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऑडियो ऑडियो टेप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ऐसी उसमें दिक्कत नहीं। लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कि जो आपने आंकड़े एकत्रित किए हैं, जो आपने सूचनाएं ली हैं, वो
उत्तरदाता की सहमति के साथ और नॉलेज के साथ कि ये रिसर्च किस बारे में है, ये आंकड़े आंकड़े ये सूचना है किसके लिए इस्तेमाल की जाएगी, वो सब उसको पता था। तब वो उत्तर देने के लिए तैयार हो गया। और उसको ये भी था कि अगर वो बीच में चाहे तो कुछ प्रश्नों के उत्तर ना दे या उत्तर देना समाप्त भी कर सकता है। इसके अलावा आपके जो परिणाम हैं वो आपकी फाइंडिंग्स विश्लेषण पर आधारित ना हो, या ऐसा लग रहा हो देखने से कि आपने कहीं से नकल की है, उसको अंग्रेजी में प्लेजियरिज्म कहते हैं। आजकल तो प्लेजियरिज्म पकड़ा भी जाता है। अगर ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर पैकेजेज हैं जिनको आप रन कर सकते हैं और जान सकते हैं कि प्लेजरिज्म तो नहीं हुआ, जाने अनजाने। या हो सकता है कि आपके आप प्रोफेसर हैं, आपके विद्यार्थी ने पेपर लिखा हो, तो आप ये देख सकते हैं कि विद्यार्थी ने कहीं से नकल तो नहीं किया, कॉपी पेस्ट तो नहीं किया। तो प्लेजरिज्म चेक लगाने के बाद, प्लेजरिज्म चेकर का इस्तेमाल करने के बाद ही आप अपना पेपर छपने भेजें तो अच्छा। नहीं तो अगर रिव्यूअर्स को संदेह हो गया कि आपने प्लेजरिज्म किया है, आपने नकल की है, और जिन लोगों से आपने विचार, आंकड़े अ, या प्रणालियां, अनुसंधान प्रणालियां, विश्लेषण की प्रणालियां ली हैं, या कुछ भी ग्राफ चार्ट कुछ लिया है, लेकिन उनको एक्नॉलेज नहीं किया, उन आपने ये नहीं लिखा कि ये चीज़ मैंने वहां से ली है, तो वो पेपर फिर अस्वीकार हो सकता है। इसके अलावा कुछ जर्नल्स ऐसे भी हैं जो कि दूसरे डॉक्यूमेंट मांगते हैं। आपका मौलिक डेटा मांगते हैं। आजकल तो ये काफ़ी बढ़ती जा रही है चीज़। जब आप कोई पेपर भेजते हैं तो वो कहते हैं कि वो डेटा दीजिए हमको। कई बार वो चेक भी करते हैं कि क्या आपका जो डेटा है, जो आपने एक्सेल शीट उनको दी है, जो आपने एसपीएसएस की शीट उनको दी है डेटा की, तो क्या उससे वही ग्राफ चार्ट्स बन रहे हैं जो कि आपने अपने पेपर में दिखाए हैं। तो वो ऐसी चीज़ें मांग सकते हैं। इसके अलावा कुछ जर्नल्स ऐसे होते हैं जो पॉलिसीज पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। कुछ जर्नल्स ऐसे होते हैं जो सिद्धांतों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो आप इसका भी चुनाव ठीक से करें कि आप आपकी शोध किस प्रकार की है, और आपको किस प्रकार के जर्नल में भेजना चाहिए। इसके अलावा एक और भी स्तर है जहाँ पे कि आपका आलेख अस्वीकार किया जा सकता है। अब वो ये कि हर एक जर्नल की कुछ अ, शब्द सीमाएं होती है, एक स्टैंडर्ड लेंथ होती है। स्टैंडर्ड लेंथ मतलब ये कि इतने पेज का या इतने शब्दों का लेख होना चाहिए, उससे लंबा नहीं होना चाहिए। तो अगर आप उस स्टैंडर्ड लेंथ से बड़ा पेपर सबमिट कर रहे हैं तो अभी वो आपसे कह सकते हैं कि इसको छोटा करके भेजिए। ज़्यादातर अच्छे जर्नल्स वर्ड लिमिट, क्योंकि वर्ड्स का मतलब है पेजेज, पेजेज का मतलब है प्रिंटिंग कॉस्ट। तो और बहुत लंबा आर्टिकल होगा तो उस रीडर्स में, पाठकों में उसको पढ़ने में भी अरुचि हो सकती है। आप अपनी आप शोध के बारे में बता रहे हैं ना कि मैंने किस विषय में शोध की, क्या मेरी शोध की मेथोडोलॉजी थी, मीन्स मेरे मेरा प्रणाली विज्ञान क्या था, मात्रात्मक था या गुणात्मक था, मेरा सैंपल क्या था, कितना बड़ा था, कैसे कलेक्ट किया, क्या क्या मेरा डेटा है, विश्लेषण कैसे किया, क्वालिटेटिव है तो क्या किया, क्वांटिटेटिव है तो क्या किया, कोडिंग कैसे की। तो इसको 8-10 पेजेज और मुख्य रूप से आपके फाइंडिंग्स, सारी डिटेल्स स्टैटिस्टिकल टेबल देने की जरूरत नहीं होती। तो आपकी जो मुख्य मुख्य फाइंडिंग्स है वो दीजिए। इसके अलावा मैंने खुद कई ऐसे पेपर रिजेक्ट किए, और और विद्यार्थियों के बारे में भी सुना कि उनका पेपर रिजेक्ट हो गया जिसमें कि बहुत ज़्यादा व्याकरण की त्रुटियां हों, इस जो पेपर स्पष्ट ना हो, भाषा संबंधी दोष हो, या उसमें
देखने से पता लगता है कि उचित शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया, या जो बातें कही गई हैं वो 5 पेज में की कही गई हैं जिनको एक पेज में कहा जा सकता था, या उसमें जो टेंसेज हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, उनका ठीक से प्रयोग नहीं हुआ, स्टाइल अच्छा नहीं है, और उतनी उतना प्रेसिजन नहीं है। उसका संगठन जो होना चाहिए कि सबसे पहले प्रस्तावना हो, फिर उद्देश्य हो, फिर उद्देश्य के बाद शोध प्रश्न हो, परिकल्पनाएं या उपकल्पनाएं हो, प्राकल्पनाएं हो, हिंदी में अनेक प्रकार के शब्द इस्तेमाल किए जाए, हाइपोथेसिस, फिर आपके प्रणाली विज्ञान, फिर उसमें जो आपने विधि इस्तेमाल की है वो, फिर कौन से विश्लेषण के तरीके, और क्या आपके फाइंडिंग्स हैं। तो उसमें उसको पेश करने में तो आप भाषा का सहारा लेते हैं। अगर भाषा पर आपका अधिकार नहीं है, आपने दोषपूर्ण त्रुटिपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है, तब भी आपका पेपर अस्वीकार किया जा सकता है, यद्यपि वो एक बहुत ही सुंदर विषय पे है, उसका कोई आपकी शोध का एक योगदान भी है, और पाठक उस शोध को पढ़ना चाहेंगे। लेकिन कितना भद्दा दिखेगा अगर आप गलत भाषा में, जिसमें कि तमाम व्याकरण के दोष हैं, वो ऐसे पेपर को पब्लिश करेंगे। तो जर्नल की भी इमेज, जर्नल की अपनी जो एक इमेज है, जो उसकी उसका स्थान है, जो उसका महत्व है, वो भी कम होगा। तो ऐसी भाषा में लिखे हुए शोध आलेख को वो जर्नल नहीं छापना चाहेंगे। इसके अलावा रेफरेंसेस, आशा की जाती है कि आपके जो आर्टिकल्स हैं, जो आपके रिसर्च पेपर्स हैं, उनमें नए रेफरेंसेज हों, क्योंकि अ, आप नए विषय पे काम कर रहे हैं। उसमें ठीक है, एक दो किताब या एक दो पेपर ऐसा भी हो सकता है थ्योरी का कि जो 25, 30, 50, 100 साल पुराना हो, लेकिन अच्छे रेफरेंसेज हों, संदर्भ हों, संदर्भ ग्रंथ हों, और अच्छे जर्नल्स के रेफरेंसेज हों, ऐसे जर्नल्स के रेफरेंसेज हों। आजकल तो ये कहा जाता है इंटरनेशनल जर्नल्स में कि ऐसे जर्नल्स के रेफरेंसेज हों जो नेट पे अवेलेबल हैं। उससे उनको प्लेजरिज्म चेक करना भी आसान हो जाता है। और फॉर्मेटिंग, हर एक जर्नल का अपना एक स्टाइल है, जैसे सरनेम पहले आना है या नाम पहले आना है, और प्रकाशन के वर्ष को कोष्ठक में लिखना है या कॉमा लगा के ऐसे ही लिखना है, क्या किताब या जर्नल के नाम को इटैलिक्स में लिखना है, क्या वो उसके हर एक जर्नल के कुछ नियम हैं। तो और टाइटल, सब टाइटल्स का फॉन्ट क्या हो, कितना बड़ा हो, तो तालिकाएं कैसे बनाई जाएं, उस सब को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये नहीं तो इस स्तर पर भी आपका पेपर रिजेक्ट हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि जर्नल से रिजेक्ट नहीं करते, वो आपको सुझाव देते हैं। कुछ माइनर सुझाव भी हो सकते हैं, कुछ मेजर सुझाव भी हो सकते हैं। माइनर सुझाव का मतलब ये है कि एक आध जगह कोई स्पष्टीकरण उन्होंने मांगा कि आप, जैसे कि वो कह सकते हैं कि आपने सैंपल साइज के बारे में नहीं लिखा, कितना सैंपल साइज था, आपने लिख दिया, पेपर छप जाएगा। कई बार और माइनर सजेशंस हो सकते हैं कि भाई आप अपने सैम्पलिंग मेथोडोलॉजी को ठीक से बताओ, या आपने जो कोडिंग की है इसको बताओ कि ये मैनुअल कोडिंग है या कंप्यूटर पैकेजेस यूज किए गए हैं, या वो ये भी एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं कि आपने इसी तकनीकी का क्यों सहारा लिया विश्लेषण के लिए। ऐसी बात हो सकती है, लेकिन वो पेपर छापने के लिए तैयार है। पेपर पर जब आपकी टिप्पणियां आती हैं, उनमें पहले ही लिखा रहता है कि आपका पेपर अच्छा पेपर है, हम इसको छापना चाहेंगे, लेकिन इन प्रश्नों के आप उत्तर दे दें। कई बार मेजर रिवीजन होते हैं, महत्वपूर्ण संशोधन आपको करने पड़ते हैं, और ये जरूरी नहीं कि आप उन संशोधन को करके अपने पेपर को जब वापस भेजेंगे तो एडिटर छाप ही देगा, वो फिर रिव्यूअर्स को भेजेगा। रिव्यूअर्स का दोबारा फिर सेटिस्फाई होना जरूरी है। तो अगर आप उनका ध्यान रखेंगे, उनके ठीक से जवाब देंगे, अपने पेपर में परिवर्तन लाएंगे, संशोधन करेंगे, तो आपका पेपर छप सकता है। उसके बाद फिर आपसे कहा जा सकता है, जब आपने संशोधित पेपर भेजा, एक बार फिर टिप्पणियां आ सकती हैं कि ये और करिए, है ना।
तो उनको भी आप ध्यान दीजिए। कई बार इसको कहते हैं R&R, रिव्यू एंड रीसबमिशन। तो आपके पास रिव्यू आता है और आप रीसबमिट करते हैं। आपके पास समीक्षा, टिप्पणियां, कमेंट्स आते हैं, और आप उन कमेंट्स की लाइट में, उनके प्रकाश में आप अपने आर्टिकल को संशोधित करते हैं और फिर भेजते हैं छपने। तो ये कई बार प्रोसेस चलता है, 2-3 बार, 4 बार, 5 बार भी ऐसा हो सकता है। इसका ध्यान रखिए कि जहां आप पेपर में, जहां आपको किसी प्रकार के सुधार करने के लिए कहा गया है, आप उसी जगह पर सुधार करें और बाकी पेपर को ना छुएं। क्योंकि आशा की जाती है कि बाकी पेपर ठीक है, चाहे वो भाषा की दृष्टि से हो, चाहे वो अवधारणाओं की दृष्टि से हो, चाहे वो विश्लेषण की दृष्टि से हो, वो हिस्सा ठीक है। तो उस हिस्से पे आप कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। आपका ये, क्योंकि अब रिव्यूअर दोबारा उस स्थान पर ध्यान नहीं देना चाहेगा। जिस स्थान पे आपको ध्यान देने के लिए कहा गया, उन्हीं स्थानों पर आप ध्यान दें। अ, अगर आपका पेपर अस्वीकृत हो जाता है, तो आप किसी विषाद, कुंठा, किसी निराशा के शिकार ना हो और इसको अवसर में बदलें। जो आपको कमेंट्स प्राप्त हुए हैं उनको ठीक से देखें और अपने पेपर को मॉडिफाई करें, रिवाइज करें, दोबारा लिखें। कई बार एक एक अच्छे जर्नल में, जिनको टॉप जर्नल्स कहते हैं, वर्ल्ड के नंबर 1-2 जर्नल जिनको कहते हैं, उनमें अपना पेपर छपाने के लिए 2-2, 3-3 साल भी लग जाते हैं। तो वेट करें, धीरज रखें। और अगर फाइनली आपका पेपर रिजेक्ट हो जाता है, तो कोई बात नहीं। आपको अच्छे कमेंट्स मिले, आपने उस पेपर को 2-3 बार आपको संशोधित करने का अवसर मिला, आपका पेपर सुधर गया है और आप किसी दूसरे पेपर में छपने के लिए भेज सकते हैं। अ, अगर कहीं से आपका पेपर रिजेक्ट होता, अस्वीकार होता है, तो आप इसको मानिए कि आपको लेखन के बारे में सीखने को मिल रहा है। आपको कैसे लिखना चाहिए, आपकी भाषा कैसी होनी चाहिए, आपका आपके पेपर का संगठन कैसा होना चाहिए, ये आपको सीखने को मिल रहा है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपको नहीं समझ में आती। जैसे आप कहीं पे किसी अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में अपना पेपर छपने के लिए भेज रहे हैं, तो और आप कहीं कह रहे हैं कि कहीं आप जमीन के बंटवारे की तालिका दे रहे हैं और आप बीघा में लिख रहे हैं। अब जो अमेरिका का, यूरोप का, जापान का जो रीडर है, पाठक है, वो तो बीघा नहीं जानता। तो आपसे आशा की जाती है कि आप उसको एक एकड़, हेक्टेयर्स, ऐसी ऐसी इकाइयों में उसको कन्वर्ट करके अपनी तालिकाएं बनाएंगे कि जो वहाँ अंतर्राष्ट्रीय जर्नल के रीडर की समझ में आ जाए। अ, तो छोटी छोटी बातें होती हैं, कई बार वो लेखक खुद नहीं समझ पाता, लेकिन जब उसको टिप्पणियां मिलती हैं तब समझ में आता है। कई बार लेखक की समझ में नहीं आ, कई बार लेखक क्या करते हैं कि एक फ्रीक्वेंसी टेबल बना रहे हैं और उसमें फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं और अगले कॉलम में एन दे रहे हैं। अ, और जबकि सेम एन है, हर एक फ्रीक्वेंसी या प्रपोर्शंस एक ही एन पर बेस्ड है। तो भाई आप ऐसा भी, आपसे एडिटर कह सकता है कि, या रिव्यूअर्स कह सकते हैं कि ये जो कॉलम है, लास्ट का आखिरी कॉलम जिसमें आपने एन दिया, एक ही वैल्यू है एन की, उसको हटा दीजिए, एन को नीचे लिख दीजिए। तो जर्नल ऐसा आपसे कह सकता है। छोटी छोटी बातें हैं, वो आप सीखते हैं जब आपको टिप्पणियां मिलती हैं, तो आप सीखते हैं। कई बार आपसे कहा जाता है कि आपने लिखा है कि हमने स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग इस्तेमाल किया। तो कैसे किया, आपके स्टेटा के आधार क्या थे, ये लिखना चाहिए। लेकिन अगर आपने नहीं लिखा है, तो आपसे रिव्यूअर्स मांग सकते हैं कि ये क्या है। तो अगली बार जब आप संशोधित पेपर कहीं भेजेंगे, तो उसके छपने के अवसर ज़्यादा होंगे। तो आप इसको
एक आशापूर्ण दृष्टि से देखें, और ये समझें कि रिव्यूअर्स के कमेंट से आपने एकेडमिकली कुछ सीखा है, आपने ग्रोथ की है, आप आप पहले की अपेक्षा अधिक परिपक्व हैं, समझदार हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि जब एडिटर छापने के लिए तैयार हो जाता है तो आपको ठीक कराता है पेपर। एडिटर को लगता है कि इस पेपर में कुछ है जो पाठकों तक जाना चाहिए, लेकिन उसको बहुत सारी कमियां भी लगती हैं, तो वो ठीक कराता है। मुझे ध्यान है अपने एक पेपर के बारे में जो मैंने पॉपुलेशन रिव्यू में छपाया था। तो मुझे उस पेपर को 7 बार संशोधित करना पड़ा। बल्कि जब अंतिम बार मैंने हर बार बुरा तो बहुत लगता था। जब अंतिम बार संशोधित करके भेजा तो संपादक ने कहा कि ये भाई, प्रोफेसर शर्मा, मैं तो सोच रहा था कि इस बार आप आएंगे, कि और आप सोचेंगे ऐसे संपादक को तो जान से मार देना चाहिए। लेकिन मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ कि आपने इस बार भी मेरे सुझावों के हिसाब से पेपर संशोधित किया, और फिर उसने वो छापा, और उसने मुझे रिव्यूअर भी बना लिया, फिर आगे से अपने जर्नल का रिव्यूअर भी बना लिया। तो बहुत साल तक मैं उसके जर्नल में रिव्यूअर रहा। और ये भी ध्यान रखिए कि जब आप छपने भेजते हैं पेपर, तो कुछ तो ऐसे जर्नल्स हैं आपके विषय के, जो टॉप जर्नल्स हैं, जिनमें आपके विषय के हर किस्म के लेख छापे जाते हैं। कुछ जर्नल्स ऐसे होते हैं जो कि किसी विषय विशेष, क्षेत्र विशेष में पेपर छापते हैं। तो जो ऐसे जर्नल, जैसे अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी, उसमें सोशियोलॉजी के किसी भी विषय में, थ्योरी में, एम्पिरिकल, वो लेख छापे जा सकते हैं, और सारी दुनिया से वहाँ पर लेख छपने के लिए आते हैं। उसमें आपके लेख के छपने का चांस थोड़ा कम है। लेकिन अगर आप जर्नल ऑफ बायोसोशल साइंस में भेजेंगे, आपका पेपर न्यूट्रिशन पे है, मैटरनल मॉर्टेलिटी पे है, हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे है, कुछ जेंडर और हेल्थ इश्यूज को मिला के है, तो जर्नल ऑफ बायोसोशल साइंस में आपके पेपर के छपने का अवसर अधिक होगा। तो कौन सा जर्नल हम चुने अपना पेपर छापने के लिए, वो भी एक महत्वपूर्ण बात है। और अच्छा जर्नल चुनिए। तो थैंक यू। ये है जो कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता था। मैंने संक्षेप में फिर मैं बताऊं कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं अक्सर देखता हूँ कि जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, यंग फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो ऐसी कॉन्फ्रेंसेज, वर्कशॉप अटेंड करते हैं कि पेपर कैसे लिखें। पेपर तो आप खुद लिख देंगे अगर आपने अच्छे से कोई काम किया, अच्छे से रिसर्च की। पहले अच्छी रिसर्च कीजिए। अगर आपने अच्छे से रिसर्च की है तो आप एक अच्छा पेपर लिख देंगे। और उसके बाद फिर उल्लेखन के आधार, आपने जो काम किया उसके आधार पे एक लेख लिखते हैं। पहले तो अच्छा हो कि आप एक रिसर्च पेपर बनाएं, कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करें, वर्कशॉप्स में प्रेजेंट करें, और उन पे सुझाव मांगे। सुझाव की दृष्टि से आप फिर उनमें परिवर्तन करें, तब वो एक रिसर्च आर्टिकल बनता है जिसको जर्नल के लिए भेजा जाना चाहिए। और फिर वो जो वहाँ 3 लेवल के रिजेक्शंस होते हैं। फर्स्ट लेवल का एडिटर अपनी डेस्क पे, उसको डेस्क रिव्यू भी कह सकते हैं, अपने आप ही टाइटल देख के, एब्स्ट्रैक्ट देख के पेपर को रिजेक्ट कर सकता है। और अगर उसको अच्छा लगेगा तो वो रिवर्स के पास भेजेगा, वहाँ पर टेक्निकल या सेकंड लेवल ऑफ रिजेक्शन हो सकता है। और तीसरा कि सब कुछ ठीक है, रिसर्च भी अच्छी है, टाइटल भी इंटरेस्टिंग है, विषय महत्वपूर्ण है, योगदान भी है उसका, लेकिन अच्छी अंग्रेजी में या अच्छी हिंदी में या अच्छी तमिल में लिखा हुआ नहीं है, तो उसको वो नहीं छापना चाहेंगे। उससे जर्नल का महत्व प्रभावित होगा, उसका अपना सम्मान प्रभावित होगा। तो वो आपसे कहेंगे कि फिर इसको छोटा करिए, बड़ा करिए, व्याकरण संबंधी दोष दूर कीजिए, टेंस संबंधी, ईडियम, ऐसी भाषा ऐसी हो जो आकर्षक हो और सुलभ हो, और पाठक को उसमें पढ़ने में रुचि बनी रहे। तो रुचिपूर्ण भाषा का इस्तेमाल करें और जर्नल का सही से चुनाव करें।
तो आपका पेपर छप सकता है। घबराए नहीं, अगर पेपर रिजेक्ट हो गया तो घबराए नहीं, और उसको एडिटर्स ने या रिव्यूअर्स ने जो टिप्पणी दी हैं उनको ध्यान से देखें, और उसकी लाइट में पेपर को फिर संशोधित करें, परिमार्जित करें, और दूसरे और उचित जर्नल में छपने के लिए भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद।